छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 24 अप्रैल 2023 और आप सभी जानते हैं कि द हिंदू एनालिसिस में हम आपके लिए महत्वपूर्ण संपादकीय को कवर करते हैं। ऐसे संपादकीय, ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाते हैं। और देखो, इंग्लिश पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप कई सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, साथ ही हिंदी भी होनी चाहिए। तो इस संपादकीय के माध्यम से मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, एंश्योर करूंगा कि आपकी इंग्लिश तो अच्छी हो ही, साथ ही हिंदी भी आपकी अच्छी बन जाए। तो बिल्कुल हमारे साथ सत्र के लास्ट तक बने रहिए। और इस क्रम में सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या हैं। पहला टॉपिक्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिफेमेशन पेरिल्स है। डिफेमेशन पेरिल्स क्या है? ये मानहानि संकट है। देखो, राहुल गांधी वाला मामला तो आप सभी को पता ही होगा, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है ना। न्यायालय का क्या रुख है और किस प्रकार का रुख है उस पर बात की गई है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है, इंडिया एज मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर बून देन बेन। अब देखो, भारत जो मोस्ट पॉपुलस होने वाला है, सबसे अधिक आबादी वाला देश होने वाला है, जैसा कि अनुमान जताया गया है इस साल के मध्य तक होगा। तो ये भारत के लिए अभिशाप से कहीं ज़्यादा वरदान साबित हो सकता है। तो इसको हम देखेंगे आखिर इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। किस प्रकार ये भारत के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, क्या क्या पहल किया सकते हैं। देखो, डेमोग्राफी, अगर मानो जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे पास कार्यबल भी तो बढ़ेगा, तो इसी सब पर चर्चा की गई है। उसके बाद फिर नो स्मॉल चेंज, कोई लघु बदलाव नहीं है। ये जहाँ तक चर्चा है ना, मार्केट लिंक्ड जो स्टैंस है ना, जो बाजार संबंधी रुख है, सीम्स टू हैव बीन अबंडेंट फॉर स्मॉल सेविंग्स रेट्स, जो कि छोटे मतलब लघु बचत रेट्स जो हैं, दर जो हैं, उसके लिए इन्हें क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, ठीक है। इन पर चर्चा नहीं की है, उसको लेकर देखेंगे टॉपिक्स में क्या है। अ न्यू ट्रोइका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखो, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र, है ना। पूर्वोत्तर क्षेत्र भी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं या पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, उसके लिए एक तरह से नई तिकड़ी क्या है, ट्रोइका क्या है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे। तो सब पर तो बातें होंगी ही, लेकिन अब क्या करते हैं, हम अपने पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करते हैं। और देखो, बाकी इसके बाद कुछ टॉपिक्स में ब्रीफ में आपको बताऊंगा ही, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक को तो वर्ड बाय वर्ड आपको समझाना है ही, ताकि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाए और हिंदी भी काफ़ी अच्छी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, तब किसी भी प्रकार की समस्या आप फेस नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है अंडरस्टैंडिंग स्किल की, और अंडरस्टैंडिंग स्किल इसी के साथ डेवलप होगी जब मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब पढ़ो यहाँ पर डिफेमेशन, मेरे साथ पढ़ना और समझना। आप एक पेन और एक नोटबुक साथ में रख सकते हैं, ताकि आप क्या करें, जो आपको महत्वपूर्ण वर्ड लगे उसे अवश्य नोट कर लें, क्योंकि जो वर्ड पावर है वो भी आपके लिए मायने रखता है। देखो, डिफेमेशन पेडिल्स, जो मनहानि संकट है, क्या है। और डॉर्जी केस इज बीइंग यूज्ड टू कीप राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड। देखो, राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के लिए एक तरह का, इसको डॉर्जी को बोलते हैं घिनौना टाइप का मामला, जो कि नहीं होना चाहिए, उस केस को इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी केस का, किसी रीजन का, ऐसे किसी कारण का उदाहरण दिया जा रहा है ना, अनुपयुक्त उदाहरण का हवाला दिया जा रहा है राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड रखने के लिए। एक तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उनको अभी तक उससे मतलब हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन को बनाए रखने के लिए एक अनुपयुक्त, जो नहीं होना चाहिए, ऐसे मामले का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखो क्या है, A striking feature of the Surat District Court's order declining to stay the conviction of Congress leader Rahul Gandhi is its unusual emphasis on his status as a member of parliament to justify his conviction and क्वांटम पनिशमेंट। अब देखो, जो सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो आदेश है, जिसमें कि उनके जो कन्विक्शन है ना, कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी के कन्विक्शन को मना कर दिया गया है, ठीक है। उस पर मतलब जो है डिक्लाइन कर दिया गया है, उसके कन्विक्शन पर स्टे लगाने को लेकर। उनके जो कन्विक्शन है, दोष सिद्धि है, वो तो वहाँ से एक तरह से उन्हें अयोग्य ठहराया गया, उनकी सदस्यता चली ही गई। लेकिन जब मामला चल रहा है तो उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उस पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन उनके स्टे को अस्वीकार करते हुए, ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया। तो उस आदेश में क्या है आखिर, तो उस आदेश में ये है, इज इट्स अनयूजुअल एम्फेसिस ऑन हिज स्टेटस एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
अब देखो पार्लियामेंट में जो उनकी स्थिति है ना, उस पर असामान्य अनयूजुअल जोड़ दिया गया है, असामान्य जोड़ दिया गया है। अब ठीक है, पार्लियामेंट में किस प्रकार की उनकी स्थिति है और किस संदर्भ में कि आप अपनी कन्विक्शन को और जो क्वांटम है उनकी, जो कन्विक्शन है और क्वांटम है, मतलब जो दोष सिद्धि है उनकी, ठीक है, और सज़ा का जो क्वांटिटी है, सज़ा जो उन्हें दी गई है ना, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए पार्लियामेंट में उनकी जो स्थिति है, मौजूदगी है आदि को जिम्मेदार, मतलब उसका आधार लिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या है आगे, थोड़ा और पता चलेगा वो क्या है आगे। इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ एट्थ एडिशनल सेशन जज रॉबिन पी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ऑर्डर दैट। अब देखो जो वहाँ के सूरत जो कोर्ट है, ठीक है, उसके जो न्यायाधीश हैं, ठीक ना, तो 8वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं रॉबिन पी मोगेरा, उनके आदेश को पढ़ने से काफ़ी स्पष्ट है कि जो अपराध है, दैट द कोर्ट डीम्स एन ऑफेंस टू बी वर्स इफ डन बाय लेजिस्लेटर, दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज मोर deleterious than when it is committed by any other citizen, and that the harsher sentence that normally imposed is justified against a lawmaker। देखो बात यहाँ पर ये बनती है कि पढ़ने से ऐसा लगता है, आदेश को पढ़ा जाए तो 8वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को जो कि राहुल गांधी के संबंध में दिया गया है, यदि जो विधायक है ना, विधायक नहीं, लॉ मेकर है, क्या है, लेजिस्लेचर है ना, प्रतिनिधि है, उसको जिसे आपने चुन करके भेजा है संसद में या फिर विधानसभा में, यहाँ पे संसद सदस्य की बात हो रही है। तो यदि संसद सदस्य, ठीक है, जो कानून बनाता है आपके लिए, है ना, आपकी बातों को रखता है, तो अगर उसके द्वारा किया गया अपराध जो है अदालत को और भी बुरा लगता है और समाज पर इसका प्रभाव जो है ना, अन्य नागरिक द्वारा किए जाने की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। ठीक है, और यह कि देखो कानून जो निर्माता है, जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकर है, उसके खिलाफ सामान्य से अधिक कठोर सजा उचित है। देखो बात यहाँ पर ये होती है, कोर्ट के निर्णय से ये हमें लग रहा है ना कि देखो अगर मान लो लेजिस्लेचर ने कोई अपराध किया है, कुछ किया है, तो देखो उसकी जिम्मेदारी अधिक बनती है। और जो आम आदमी है, अगर आम आदमी ये काम करता तो उसकी तुलना में लेजिस्लेचर को के साथ थोड़ी कठोरता बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि समाज पर जो ना, मान लो यही बात कोई आम आदमी कहेगा या कोई बड़ा नेता कहेगा, तो जो बड़ा नेता कहेगा उसकी बात ज़्यादा प्रभावकारी होगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी, तो उसका प्रभाव जो होगा अधिक हानिकारक होगा, न कि जो कि आम आदमी अगर मान लो कह देगा कोई, तो उसका थोड़ा कम हानिकारक होगा। तो वही बात यहाँ पे आदेश से स्पष्ट होता है। ठीक है, yet Mr. Gandhi's status as a parliamentary matters little when it comes to the question whether his conviction ought to be stayed। देखो जहाँ तक मिस्टर गांधी की मतलब एक संसद सदस्य के रूप में स्थिति है, ठीक है, वो संसद में कितना उपस्थित होते हैं, किस प्रकार जवाब देते हैं, कितने क्वेश्चन को रखते हैं, तो ये उतना मायने नहीं रखता जब बात आती है उनके कन्विक्शन की, है ना, कन्विक्शन है ना, उनकी दोष सिद्धि जो है, कन्विक्शन जो है, उन्हें जो सजा दी गई है उस पर रोक लगाने की बात जब आती है ना, कि लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, तो आप उनकी पार्लियामेंटेरियन की छवि को क्यों देखते हैं? वो नहीं देखा जाना चाहिए, वो कम मायने रखता है। ठीक है, किस प्रकार उन्होंने डील किया है, किस प्रकार उन्होंने प्रैक्टिस किया है, किस प्रकार उन्होंने बातें उठाई हैं, किस प्रकार बातें रखी हैं, कितनी उनकी उपस्थिति है संसद में। His 2-year prison term awarded by मजिस्ट्रेट कोर्ट इन सूरत। अभी देखो, अभी आपको पता होगा, मैंने पिछले टॉपिक्स में भी कवर किया था कि 2 साल सज़ा मिली है इन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट, सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा। ठीक है, फॉर अलेजेडली डिफेमिंग द कलेक्टिव ऑफ पीपल हु हैव मोदी एज देयर सरनेम, जिसमें कि उन्होंने मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को, है ना, सामूहिक तौर पर कथित रूप से बदनाम किया था। राहुल गांधी ने कथित रूप से एलिजेडली, ठीक है, सामूहिक रूप से जो मोदी सरनेम वाले हैं, उन्हें उपनाम वाले हैं, उन्हें बदनाम किया था, उन पर कुछ मिथ्या कुछ बातें छोड़ ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, तो इस संदर्भ में डिफेमेशन केस फाइल हुआ और उन्हें 2 साल की सजा हुई। है लेड टू हिज डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम हिज, जिससे कि उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा, अयोग्यता का, फ्रॉम हिज मेंबरशिप द लोकसभा की उनकी सदस्यता जो है वहाँ से उन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ा और वहाँ से वो अयोग्य साबित भी हो गए। वाइल
हिज सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड टिल डिस्पोजल ऑफ हिज अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन। हालांकि देखो उनका जो उनकी सज़ा जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल, है ना, तत्काल उसको हटा दिया गया है टिल डिस्पोजल ऑफ हिज अपील, जब तक कि उनकी जो कन्विक्शन जो है, उनकी दोष सिद्धि जो है, उसके खिलाफ अपनी दोष सिद्धि या अपने को दोषी साबित कहे जाने के खिलाफ जो उन्होंने अपील की है राहुल गांधी ने, उसका निपटान तक जब तक वो क्लियर नहीं हो जाए तब तक इनकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ओनली अ स्टे ऑन द ऑपरेशन ऑफ हिज कन्विक्शन कुड हैव रिस्टोर्ड हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब देखो कि जो इनके कन्विक्शन का जो ऑपरेशन है, संचालन है, उसको बढ़ाया जाना है, उस पर केवल एक स्टे जो है ना, वो उनके मेंबरशिप के जो हाउस का मेंबरशिप है उसको बहाल कर सकता था। मतलब मान लो उनके कन्विक्शन का पर जो एक तरह से स्टे लग जाता तो ठीक है, लेकिन स्टे के ऊपर लगाया नहीं गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखो आप, जज मोगेरा हैज रूल्ड दैट, जज मोगेरा ने निर्णय क्या दिया है, देखो कि मिस्टर गांधी फेल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ही विल सफर इन reversible and irrevocable damage if his conviction which has also deprived him of the opportunity to contest election is not stayed। अब देखो क्या है, मिस्टर मोगेरा ने क्या कहा है कि मिस्टर राहुल गांधी जो है ना, जो राहुल गांधी जो हैं, है ना, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो हैं, तो वो एक तरह से ये साबित करने में, ठीक है, एक तरह से ये साबित करने में विफल रहे हैं, एक तरह से ये साबित करने में विफल रहे हैं कि उन पर जो है ना एक तरह से अपरिवर्तनीय लॉस होगा, है ना, उन्हें एक तरह से मतलब ऐसी हानि होगी जो नहीं होनी चाहिए, है ना, यदि उन्हें इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दिया गया है, के अवसर से वंचित कर दिया गया है, ठीक है, या उन्हें दोष सिद्धि उनकी हो गई है ना, आगे इलेक्शन भी कुछ सालों तक नहीं लड़ सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो अगर उस पर अगर रोक नहीं लगाई जाती है, तो मान लो राहुल गांधी को जो सज़ा हुई है, सज़ा के तहत ही उनकी सदस्यता चली गई, तो सज़ा पर अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो उन्हें किस प्रकार की हानि होगी, है ना, अपरिवर्तनीय हानि होगी, ऐसी हानि जो फिर दोबारा उसमें मतलब उसकी उसे पूर्ति नहीं उसकी की जा सकती। तो ये बातें राहुल गांधी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, कहाँ पर, कोर्ट में। सेलेक्टिवली कोटिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए जज ने कहा कि जज हैज हेल्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ लेजिस्लेटर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज, देखो कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना, मतलब एक लेजिस्लेचर होने के नाते, एक विधि निर्माता होने के नाते, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज इरेवर्सिबल डैमेज, कि उसे आप अपूर्णीय क्षति, ऐसी क्षति जो पूरी नहीं होगी के रूप में आप नहीं बता सकते, ठीक है। द ऑर्डर सफर्स फ्रॉम infirmities in reasoning and does not always adhere to precedents that do not prohibit treating disqualification from electoral contest as an exceptional circumstance वारंटिंग स्टे ऑफ कन्विक्शन। अब देखो ये जो ऑर्डर है ना, जो आदेश दिया गया है, जो आदेश वाले में जो कमजोरियां हैं, जो एक तरह से वहाँ पे देखो आप इन्फर्मिटीज हैं, क्या इसमें कमजोरियां हैं इस आदेश में, कि इसमें हमेशा उन मिसालों का पालन नहीं होना चाहिए, है ना, उस प्रेसिडेंट्स का पालन नहीं होना चाहिए, अनुपालन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो चुनावी प्रतियोगिता सहयोगिता को एक साधारण परिस्थिति के रूप में सजा पर रोक लगाने पर रोक नहीं लगाते हैं, ठीक है। द ऑर्डर होल्ड्स दैट, ऑर्डर में ये बताया गया है कि जो कंप्लेनेंट है, जो वादी है, जिसने कि एक मामला लाया था कोर्ट में, जो कि एक फॉरवर्ड मिनिस्टर है, पूर्व मंत्री है, ठीक है, जो वादी है, जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन किया है, जो कि फॉरवर्ड मिनिस्टर है, वुड हैव सफर्ड हार्म टू द रेपुटेशन बाय गांधी रिमार्क, जिसने गांधी के खिलाफ केस किया था ना, डिफेमेशन केस, उसका भी सरनेम मोदी है उस बंदे का, ठीक है, तो वो एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो उसने, कोर्ट ने कहा कि भाई उसे भी तो हानि हुई होगी, उसे भी तो नुकसान हुआ होगा, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ होगा, क्यों, तो गांधी ने जो टिप्पणी की थी कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, है ना, आपने तो उसे भी नुकसान पहुंचाया। However, it fails to see that, हालांकि न्यायालय यह देखने में, यह आकर करने में विफल रहा है कि कन्विक्शन फॉर डिफेमेशन इज इटसेल्फ क्वाइट रेयर, कि जो डिफेमेशन है, मानहानि के लिए दोष सिद्धि है, सजा है, बिल्कुल रेयर होता है, इसमें ज़्यादातर में नहीं मिलता है। एंड और 2 ईयर पनिशमेंट रेयर, और 2 साल का तो पनिशमेंट रेयर है, बिल्कुल रेयर है, कि ऐसा जल्दी मुश्किल ही देखने को मिलेगा।
2 साल की सज़ा, है ना। इसमें मानहानि के मामले में चेतावनी देखी जाती है या हल्की सज़ा, है ना। जैसा कि एक मामला हुआ था, उसमें 1 रुपये का फाइन लगाया गया था जज पर मानहानि के केस में, ठीक है। तो आखिर ये ऐसे होता है। द जज जस्टिफाइज द मैक्सिमम सेंटेंस बाय क्लेमिंग दैट, देखो जज जो है ये मैक्सिमम सेंटेंस जो है, मैक्सिमम जो सज़ा दी गई है राहुल गांधी को, अधिकतम सज़ा दी गई है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब न्याय संगत ठहरा रहे हैं, ठीक है। कैसे? बाय क्लेमिंग वर्ड्स ऑफ सिटिंग इन पार्लियामेंट विल हैव अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एंड दैट द सेंटेंस इज परमिसेबल इन लॉ। देखो वो इस प्रकार से को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो वर्ड हैं, ठीक है, जो शब्द हैं एक सिटिंग मेंबर के, वर्तमान जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उसके जो मौजूदा मेंबर हैं उसके जो शब्द हैं ना, उसके लोगों पर बड़े प्रभाव होते हैं। और जो सज़ा जो है ना वो कानून में अनुमत है, मतलब कानून में ऐसा प्रावधान है तो हमने सज़ा दी है ना। ऐसा तो नहीं है कि कानून से बाहर सज़ा दी गई है। क्रिमिनल डिफेमेशन इटसेल्फ अ क्वेश्चनेबल कंसेप्ट। वैसे आपराधिक जो मानहानि है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, अपने आप में एक प्रश्न वाला अवधारणा है, सब प्रश्न योग्य अवधारणा है, प्रश्न से उठाए जाते हैं। एज इट कैन बी इन्वोक टू साइलेंस क्रिटिसिज्म एंड हैरास ओपोनेंट्स। क्योंकि ये जो क्रिमिनल वाला जो डिफेमेशन है, इसका यूज कहाँ होता है? देखो इसका यूज कई बार क्रिटिसिज्म, आलोचना को दबाने में, साइलेंस करने में, चुप कराने में, और इन हैरेस अपोनेंट्स और विरोधियों को हैरेस करने में, प्रताड़ित करने में भी किया जाता है। इस पर क्वेश्चन उठते रहे, किस पर? आपराधिक मानहानि पर, क्रिमिनल डिफेमेशन पर, जो कि राहुल गांधी पर लगा है। इट इज conceivable that political remarks made in election campaigns are used to secure conviction for defamation and a jail term that precisely matches with legal requirements to disqualify a person। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि अभी मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन इसमें उठता है। अब देखो यह अकल्पनीय है कि एक चुनाव अभियान में राजनीतिक टिप्पणी हुई। देखो ये जो टिप्पणी की गई थी ना राहुल गांधी द्वारा, ये इलेक्शन कैंपेन में की गई थी, ठीक है। तो राजनीतिक टिप्पणी हो गई, ठीक है, राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने कर दी है ना, मतलब कुछ किसी मुद्दे पर, किन्हीं मुद्दों पर उन्होंने कहा होगा, ठीक है। अब ये इस प्रकार से अकल्पनीय बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आप देखो लिखा हुआ है इट इज इनकंसीवेबल कि पॉलिटिकल रिमार्क, जो राजनीतिक टिप्पणी जो चुनावी अभियान में की जाती है, उसका प्रयोग क्यों किया गया? उसका प्रयोग डिफेमेशन के लिए कर दिया गया, डिफेमेशन के मामले चलाने के लिए कर दिया गया। अरे राजनीतिक जो इलेक्शन टाइम में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, लेकिन इस मामले को काफ़ी बड़ा करके दिखा दिया गया। और जिसने ये टिप्पणी की थी उसे ना एक तरह से सजा देने के रूप में इसका यूज किया गया, और जिसमें कि उसे जेल टर्म मिला, ठीक है। दैट प्रिसाइजली मैचेज विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन, ठीक है। और उसे मतलब एक तरह से जेल की सज़ा मिली, और जो किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने की कानूनी आवश्यकता है उसके हिसाब से इसको बना दिया गया, ठीक है, स्थिति को। मिस्टर गांधी एज फर्दर लीगल रेमेडीज, मिस्टर गांधी के पास ना आगे जो विधिक व्यवस्था उपचार हैं वो विधिक तौर पर, कानूनी तौर पर इसे निपट सकते हैं। जैसे वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सच एज एन अपील इन हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। बट इट इज लेमेंटेबल दैट इन अ डेमोक्रेसी, लेकिन क्या है, ये एक तरह से आप देखिए कि लोकतंत्र में ना ये बेतुके वाली बात हो जाती है कि ऐसा मानहानि, ठीक है, कि मतलब जिस पर एक्शन नहीं होना चाहिए था। और डॉडगी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिफेमेशन केस जो कि असाधारण केस नहीं होना चाहिए था, ठीक है, केस कैन बी स्ट्रेच टू सच एब्जर्ड लेवल्स एज टू डिप्राइव द पार्लियामेंट्री अपोजिशन ऑफ अ की फिगर। कि देखो लेमेंटेबल इस प्रकार से है, ठीक है, ये इस प्रकार से खेदजनक है। लेमेंटेबल क्या बोलते हैं? खेदजनक को बोलते हैं। तो यह मामला जो है अपने आप में खेदजनक है, एक लोकतंत्र में खासकर, कि एक डॉडगी डिफेमेशन केस है, ऐसा डिफेमेशन केस जो नहीं भी किया जा सकता था, उसको इस प्रकार बेतुके लेवल तक, एब्सर्ड कहो लेवल तक खींचा गया है, ठीक है, खींचा जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। और वो इसलिए कि जो मतलब जो विपक्ष है ना, आपका पार्लियामेंट्री जो विपक्ष है, संसद में जो आपका विपक्ष है, जो है ना, जो कभी सबसे बड़ी पार्टी रही है ना,
उसे वंचित कर उसके नेता को वंचित करने के लिए, अपने विपक्ष के नेता को वंचित करने के लिए डिफेमेशन के मामले को इस प्रकार यहाँ तक खींचा गया है, तो ये खेदजनक बात हो जाती है। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों पर आज के टॉपिक में चर्चा की गई थी। और देखो कि एक टॉपिक को तो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बता दिया, और बाकी एक दो तीन टॉपिक को मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपकी जानकारी स्पष्ट हो जाए, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड बताना इन्हें तो पॉसिबल नहीं होगा। देखो क्या है, इंडिया एज मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर अ बून देन बेन। अब देखो कैसे भारत जो है, भारत का जो मोस्ट पॉपुलस होना है ना, इतनी आबादी वाला देश होना, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होना, ये अभिशाप सदा कि वरदान साबित होगा। कैसे? क्वेश्चन है कैसे। अब देखो, राइट पॉलिसीज विद अ मिक्स ऑफ राइट पॉलिसीज, अगर राइट पॉलिसीज, सही नीतियाँ, और जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है उसके लिए बड़े जो प्रोस्पेक्ट्स बने, जनसांख्यिकी जो लाभ हैं उसकी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, कैसे? देखो, चीन जो है अब सबसे आबादी वाला देश अब वर्तमान में, वो क्या है, अब वो वाली स्थिति आ जाएगी भारत के पास मिड 2023 तक ये भारत के पास स्थिति आ जाएगी, भारत सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन संभावनाएं भारत की देखो क्या क्या है। हालांकि देखो दबाव तो है, दबाव बढ़ेगा देश पर। कंट्री मस्ट फोकस ऑन रीपिंग द अवेलेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत को अब क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या है, उसका लाभ उठाने पर, उसका यूज करने पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखो चूंकि बात यह है, चीन और भारत के लिए उतनी जानकारी भी है नहीं, खासकर बात करूं अगर सेंसस की 2021 की जनसंख्या के आंकड़े अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 2021 का जनसंख्या नहीं है, ठीक नहीं हुआ है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डेट ऑन विच द डेमोग्राफिक ऑर्डर विल चेंज। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेट, सही डेट बता पाना मुश्किल है कि कब आखिर ये जो जनसंख्या वाली स्थिति है सबसे बड़ा देश होने की, कब बदलेगी। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट की बात करूं तो भारत की आबादी जो है वो मिड 2023 तक 142.86 करोड़ है ना, 142.86 करोड़ हो जाएगी। कब तक? 2023 के 20 तक। ये देखो आंकड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 142.86 करोड़ हो जाएगी 2023 के मध्य तक। ठीक है, और दूसरी बात करूँ आपको, पता होना चाहिए, जो कि 2.9 मिलियन हायर देन चाइनाज पॉपुलेशन ऑफ 142.57 करोड़, जो कि चीन की आबादी जो है ना उसे 2.9 मिलियन ज़्यादा है। सो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या मतलब है उसके लिए नुकसान भी है। ठीक है, उससे को बातें की गई हैं। देखो पॉपुलेशन कंट्रोल वो तो देखना ही चाहिए, खासकर उसको भविष्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पैनेशिया के रूप में उसको देखा गया है, और खासकर आपको काफ़ी गंभीरता से देखने की विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको समझने की आवश्यकता है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, आकार क्या है, इसका संरचना क्या है और मैकेनिज्म क्या है ना, कैसे हम इसको संभाल सकते हैं। तो आदि मुद्दे हैं, उस पर समझना है। आप थोड़ा खुद स्वयं भी पढ़ें, और जो डाउट होता है हमसे अवश्य शेयर करें, हमसे अवश्य पूछें। और एक है न्यू ट्रॉइका फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चीन से लगा क्षेत्र है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, द गोल ऑफ कनेक्टिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। देखो साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया का जो मतलब बड़ा सा भाग है उसको मतलब दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना जो है, ठीक है, खासकर बांग्लादेश, इंडिया और जापान, इन तीनों का यूज करते हुए, इन तीनों को जोड़ते हुए, ठीक है, इन तीनों को साथ लाते हुए, और नॉर्थ ईस्ट को फोकल पॉइंट के रूप में यूज करते हुए काफ़ी मायने रखता है। क्षेत्र जिसमें कि भारत के रीजन कंप्राइजिंग इंडिया 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो ये क्षेत्र जिसमें कि भारत के 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शामिल हैं। ये क्षेत्र मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। देखो अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है, देखो इस सारे के ना यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ठीक है, मेघालय हो गया, उसके बाद फिर आपका है मिजोरम हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। यहाँ ये ना बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, ड्रामेटिक चेंज यहाँ देखने को जा रहे हैं। बाकी यहाँ सुरक्षा चुनौतियाँ खत्म हो गई हैं एक तरह से, और ये आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है ना। पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीतिक बदलाव भी लाभकारी रहे हैं। तो आप देखो कि इस प्रकार से जो नेबरिंग है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश हैं, उसके साथ एक तरह से इनका संपर्क बढ़ रहा है, भारत संपर्क बढ़ा रहा है। इसके अलावा जापान भी एक तरह से सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पार्टनर बना है भारत और बांग्लादेश के लिए, है ना, जो विकास में भागीदार बन रहा है।
तो एक तरह से देखो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी खुल के आई है। जो थर्ड इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग है, मतलब तीसरा भारत जापान बौद्धिक जो डायलॉग है, वो अप्रैल 11 से 12 2023 तक हुआ, ठीक है, जिसे एशियन कन्फ्लुएंस ने होस्ट किया, ठीक है। एशियन कन्फ्लुएंस एसकॉन अगरतला में हुआ। कहाँ हुआ ये? अगरतला में, त्रिपुरा में, ठीक है। तो ये एक तरह से ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, एन आइडियल अपॉर्चुनिटी थी टू असेस द इन्वॉल्विंग थिंकिंग ऑफ एक्सपर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स। इट शोड दैट द करंट डिकेड में प्रोड्यूस पाथ मेकिंग चेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट। अब देखो इससे पता ये चलता है ना कि जो वर्तमान दशक है, दशक होता है 10 साल का, वर्तमान जो दशक है, तो एक तरह से ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ना बिल्कुल बहुत ही सुलभ रास्ता, मजबूत रास्ता प्रदान करता है। और जो खासकर जो बांग्लादेश, इंडिया और जापान को साथ लाकर, ये तिकड़ी जो है ना, ये तीनों साथ आकर उत्तर पूर्व के लिए जो कभी उग्रवाद से पीड़ित रहा है, सुरक्षा चुनौतियां रही हैं, उसके लिए शानदार मजबूत अवसर प्रस्तुत करता है। और इसमें निस्संदेह भारत के तो व्यापक हित छुपे हुए ही हैं। तो ये आज के विषय थे जिन पर हमने चर्चा की। आशा है कि आपको ये पूर्णतः समझ में आया होगा। हालांकि कुछ डाउट्स अगर आपके हैं तो हमें अवश्य बताएं, हम उसको अवश्य शामिल करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।